आपने देखना है इसमें कि जो D1 चार्ट में जिस भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं के रेफरेंस में D9 चार्ट का जो लगन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जैसे कि अगर 32वां साल किसी का उम्र का चल रहा है या विवाह हो रहा है, विवाह का समय या विवाह हो गया, विवाह का समय यानी आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द मैरिज कौन सा D1 का कौन सा भाव राइज कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। D9 चार्ट का जो लगन है वो बताता है कि D1 चार्ट से कौन सा भाव राइज कर रहा है। राइज करने का मतलब ये होता है आफ्टर द मैरिज आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट D1 के किस भाव का मिलने वाला है। यानी D1 के जो 12 भाव हैं उसमें से वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भाव छोड़ेगा जो नवमांश कुंडली का लगन होगा, जो लगन बनेगा 12 राशियों में से। जैसे इस चार्ट में देख रहे हो सिंह लगन की कुंडली है और यहाँ पर D9 चार्ट में मकर लगन की कुंडली है। तो हमने क्या समझना है कि छठे भाव का स्वामी राइज कर रहा है। अगर ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है पर बड़े काम आती है, उससे ये पता चल जाता है कि आफ्टर मैरिज D1 चार्ट के किस भाव का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर छठे भाव का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। तो इस मैरिज लाइफ में क्या होगा, इस मैरिज लाइफ में छठे के गुण समा जाएंगे, यानी आफ्टर द मैरिज उसको छठे भाव का एहसास ज्यादा होगा। इसलिए कुछ लोगों के साथ ये बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है, पर कुछ लोगों के साथ आफ्टर द मैरिज जीवन में सुख की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है। जैसे किसी का धनु लगन, अगर सिंह लगन की ही कुंडली होती, अगर धनु लगन का नवांशा निकल करके आता तो पंचम भाव राइज हो जाता। अगर मेष लगन का नवांशा निकल करके आता तो नवम भाव राइज हो जाता। इसी प्रकार से अगर दसम का नवांशा निकल करके आता तो 10th हाउस राइज हो जाता। यानी कि आप, और अगर सिंह का ही नवमांशा लगन पे आता तो आपने ये समझना है कि लगन के गुण आ जाते हैं। क्लियर कट बात आई, सिंपल सी है, एक दो उदाहरण देंगे हम लोग तो उससे पता चल जाएगा। सचिन आप अपना D1 का लगन बोलिए और D9 का, देखिए एक एक करके अभी पता चलेगा। अनम्यूट करें। हाँ सर, बस हाँ मैं बोलने लगा था, बस 1 मिनट सर, मैं D9 का अपना निकालता हूँ। चलिए D1 का तो निकालिए, D1 एक सेकंड। कोई बात नहीं। नितिन जी, भूपेंद्र जी। सर दोनों में धनु लगन। सर D1 बोल रहा हूँ मैं। 1 मिनट आ रहा हूं मैं। देखिए जैसे इन्होंने बताया कि दोनों धनु लगन है, ये बहुत बेहतरीन स्थिति होती है, यानी कि लगन वर्गोत्तम हो गया, लगन ही वर्गोत्तम हो गया क्योंकि दोनों ही धनु लगन से रिलेटेड है। तो आफ्टर द मैरिज आफ्टर द मैरिज लगन का असर बढ़ जाएगा, लगन के गुण आएंगे। समझ में आ गया? हाँ जी बताइए नितिन जी। सर D1 चार्ट। D1 चार्ट का क्या लगन है और D9 का क्या लगन है? सर D1 का है वृश्चिक लग्न हाँ, और D9 का है मकर लगन। तो यानी कि तीसरा भाव जो है एक्टिवेट हो गया। समझ में आया सूत्र? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ सचिन जी। जी सर,
वृश्चिक लग्न है D1 में हाँ, और D9 में कन्या। D9 में कन्या, तो जी। 11वां भाव राइज हो गया। ठीक। रविंदर जी। जी सर, वृश्चिक लगन है मेरा लगन में, और D9 में है मीन लगन। मीन लगन, तो यहाँ पे कौन सा लगन राइज हो रहा है? कर्क, नहीं सॉरी, ये चौथा 5th हाउस हो गया ना। करके देखिए, वृश्चिक को डालिए और मीन को डालिए। कैसे कैसे? आपको का पंचम हो गया, वृश्चिक पंचम लगन है होगा, ना? पंचम हो सर, पंचम होगा इसमें। हाँ, पंचम एक्टिवेट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सिंपल, आप किसी को ना आई हो टेक्निक तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। इजी है। सभी लोग ऐसा तो नहीं है कि लगा के भाग जाते हैं इधर उधर। नहीं सर, कुछ लोग शांति से सुनते भी हैं। अच्छा, सर सुनने वाले हाँ, क्या बात है। ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए, कोई बात नहीं। सुनने से ज्यादा प्राप्ति होती है सर ज्ञान की। हाँ, आज एक हमने जो है बेसिक कोर्स भी संपन्न कर दिया, तो अब और भी शांति है। चलिए, सर अगर हम वेट कर ही रहे हैं तो मेरे D1 में 3 है, मतलब जेमिनी, एंड जी। D9 में एरीज। एरीज है, तो आप ये देखिए कि क्या राइज हो रहा है। एरीज 11th कहाँ पर हाउस। फॉल कर रहा है जी? एरीज फर्स्ट हाउस लगन में। लगन में, नवमांशा के लगन में एरीज है ना, तो आप ये देखिए एरीज राशि आपके D1 चार्ट में कहाँ पर फॉल कर रही है? सर कौन से 11th हाउस में। मान लिया बेटा? हाँ, 11th में। 11th में, बिल्कुल ठीक है। तो 11th हाउस राइज हो गया। सर मेरा है वृश्चिक लग्न है और धनु का नवांशा है। तो सेकंड हाउस राइज हो गया। सेकंड हाउस करेगा सेकंड। जी, मेरा तो लग्न है, दोनों लगने में वही है। हाँ, तो लगन वर्गोत्तम हो गया प्रदीप जी का। कुंभ लगन। इसलिए मैंने प्रदीप जी से नहीं पूछा था, मुझे याद था कि प्रदीप जी का तो लगन वर्गोत्तम है। हमने सर हमने कहा हमारा सिक्स और एट, हैं सर जी? सिक्स और एट एक्टिव होगा तो इफेक्ट क्या आएगा? 6 और 8 एक्टिव नहीं होगा, आप एक ही भाव एक्टिव होगा। हाँ नहीं होगा तो एक ही, लेकिन 6th या 8th कोई एक्टिव होगा तो इफेक्ट क्या आएगा? नहीं, मुझे आप लगन कुंडली का लगन बताइए और D9 का लगन बताइए तो मैं समझ पाऊंगा। सर वृश्चिक लगन है और नवमांश में फर्स्ट हाउस, फर्स्ट एरीज है ना? हाँ, एरीज है, तो आप ये देखिए कि नहीं, छठा भाव राइज होगा। तो इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट छठे के गुण आ जाएंगे ना। नहीं तो कोई लड़ाई झगड़ा या सेपरेशन या बीमारी वो थोड़ा हो रही है कुछ? हाँ, बीमारी भी पॉसिबल है। नहीं है सर, डेली रूटीन एक्टिवेट हो जाएगा ना इनका। सर, जो ग्रह बैठा होगा बीच में वो भी इफेक्ट देगा? नहीं नहीं नहीं, वो नमांशा अलग है, नमांशा से देखना पड़ेगा ना। चलिए, अब हम दूसरी टेक्निक पर बात करेंगे। D9 चार्ट से और क्या देख सकते हैं आफ्टर द मैरिज? D9 चार्ट का पहला भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 1, आफ्टर द मैरिज फर्स्ट हाउस दिखाता है कि दोनों में, यानी पति पत्नी में, दोनों में आगे बढ़ने की कितना दिलचस्पी है, राइज करने की कितनी कैपेसिटी है। ये कुंडली का लगन दिखाता है, D9 चार्ट का लगन दिखाता है। सेकंड हाउस है रिसोर्सेस, कि उन्हें कितने रिसोर्सेज प्राप्त होंगे मैरिज लाइफ को चलाने के लिए। तीसरा है एफर्ट्स, कि वो कितना एफर्ट्स करेंगे मैरिज लाइफ को आगे चलाने के लिए। चौथे भाव से देखेंगे कि कितना सुख है
आपकी मैरिज लाइफ में आफ्टर द मैरिज सुख कितना मिलेगा। 5वें से देखेंगे दोनों को प्रेम कितना मिलेगा, और 6ठे से देखेंगे मुसीबतें, वो मुसीबतों को कैसे टैकल करेंगे। 7वां भाव दोनों की मैरिज लाइफ, अष्टम आएगा कौन कितना सिक्रेटिव रहेगा, यानी कि कितनी बातें छिपाई जाएंगी, गुप्त बातें, सीक्रेट बातें जो छिपाने वाली होती। छिपाने वाले कुछ भी नहीं रखना चाहिए पति पत्नी के बीच में, परंतु यहाँ से पता चलता है कि बातें तो नहीं छिपाई गई थी, शादी से पहले कुछ कहा गया, शादी के बाद कुछ कहा गया। यहाँ पे नवम भाव दिखाता है धार्मिक स्वभाव। जैसे अगर यहाँ पर चीज गड़बड़ हो जाए तो पति पत्नी दोनों के दोनों ही स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं होते, या आफ्टर मैरिज स्पिरिचुअलिटी का लेवल काफी डाउन हो जाता है। 10वां भाव सक्सेस का और नेम फेम का है। सक्सेस आफ्टर मैरिज सक्सेस कितनी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। ये सर जिसका D9 है उसकी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उसकी मैरिज लाइफ से के बाद, मतलब शादी हो जाने की बात को भाई आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि किस भाव में क्या है। तो शादी होने के बाद किस चीज ने तकलीफ ज्यादा दी है, किसने कम दी है, क्या चीजें इनकी जिंदगी में आएंगी क्या नहीं आएंगी आफ्टर द मैरिज। अगर आपको प्रेडिक्शन करना पड़े कि आफ्टर मैरिज न्यू कपल के बारे में अगर प्रेडिक्शन करने पड़े तो कैसे करोगे, तो ऐसे ही की जाएगी। भाई आपको जिंदगी में कैरियर अच्छा हो जाएगा, या हेल्थ अच्छी हो जाएगी, या आपको लाभ ज्यादा मिलने लग जाएगा, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, या आपको मदद मिल जाएगी। हाँ, अष्टम भाव से ये भी मिलते हैं कि कोई आफ्टर द मैरिज वसीयत भी मिलेगी क्या, किसी रिश्तेदार से, किसी उससे, तो ये बात भी देखी जाती है। ये चीजें आपको आफ्टर द मैरिज बताती हैं कि क्या चीजें हैं क्या नहीं। अब इससे रिलेटेड कोई बात आप लोगों ने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। सर गुरु जी 12वें भाव से आपने क्या बताया? 12वें भाव से लॉसेस, वो का वो है जो D1 में। अच्छा अच्छा, सेम है, बस इसमें मुद्दा ये है कि टेक्निक पता लग गई कि आफ्टर द मैरिज किस कपल का क्या रहेगा क्या नहीं। सर लॉसेस का क्या मतलब सर? लॉसेस के कई मतलब हैं। एक तो ये है कि नुकसान होंगे क्या बार बार, ये लॉसेस का मतलब होता है। फिजिकल रिलेशनशिप भी 12वें से ही देखा जाता है। हाँ जी सर इसमें जो है ये जो इसको नवांशा को लगन कुंडी के लिए किस तरीके से देखा जाएगा कि कौन सा ग्रह कौन से भाव में किस राशि में बैठा है? मैं समझा ही नहीं आपका तभी प्रश्न। रिजल्ट निकालेंगे ना। मैं समझा ही नहीं क्या प्रश्न क्या है पूछा आपने। नहीं, जैसे हम लगन कुंडली में देखते हैं कौन सा भाव, कौन सा ग्रह कौन से भाव में किस राशि के साथ बैठा है तो वो क्या रिजल्ट दे रहा है, वो तो लगन कुंडली में देखते हैं। नवांशा में हम देख रहे हैं शादी के बाद क्या होगा। यस, तो शादी के बाद नवांशा का जो ये जो हमारा नवांशा है इसमें कौन से भाव में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा है वो क्या रिजल्ट दे रहा है वो काउंट होगा। वही काउंट होगा, बिल्कुल प्रोसीजर वही है। बस आपने सिंपल जैसे D1 को आप चलाते हैं ना, आपने बस ये समझना है ये शादी के बाद की बात को भी कह रहे हैं। ये शादी के बाद का D1 हो गया एक तरह से। हाँ, शादी के बाद का D1 हो गया एक प्रकार से जी। और इसमें गुरु ग्रह की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, और अगर बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो दोनों की इंटेलिजेंस पावर को दिखाता है कि ये दोनों के बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे इंटेलिजेंटली डील करते हैं।
अगर मंगल यहाँ पर आता है तो दोनों किस स्ट्रेंथ के साथ, कितनी ताकत के साथ प्रॉब्लम को फेस करते हैं, है ना। तो आपने ग्रहों की उन प्लेसमेंट को भी देखना है ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या चक्कर है क्या नहीं। ये लड़की की कुंडली देखनी चाहिए लड़के की? नहीं, किसी के भी हो, ठीक, किसी का भी हो। दोनों में सर जुपिटर और मतलब लड़की के लिए वीनस इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा क्या? नहीं, दोनों के लिए जुपिटर प्रॉस्पेरिटी, इसलिए मैंने यहाँ पर पति का सुख और वो सब नहीं बोला, सिर्फ बोला है प्रॉस्पेरिटी। गुरुजी लगन का जैसे पंचम भाव अगर नवमांश का पहला केंद्र बन गया, लगन बन गया, तो उस तरह से अगर अष्टम भाव रिसोर्सेज का हाउस बन गया, अगर नवमांश में सेकंड हाउस बन गया रिसोर्सेज का, अगर लगन का नव अष्टम भाव, तो उसका क्या मतलब निकलेगा? सुनिए पहले मुझे प्रश्न बताइए कि लगन कौन सा है, D1 में क्या लगन है और D9 में क्या लगन है, फिर बताइए कि क्या। गुरुजी D1 का लगन है कन्या, ठीक है, और D9 का लगन है मीन, सप्तम भाव। मीन है तो यहाँ की सप्तम भाव राइज कर रहा है, 7th हाउस राइज कर रहा है। जी गुरुजी, ठीक है, अब प्रश्न बताइए। तो उसमें 8th हाउस जो लगन का है वो बन जाएगा एरीज साइन का, वो चला जाएगा हाउस ऑफ रिसोर्सेज में D9 के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल वो तो लगन कुंडली में ऑब्स्टेकल का हाउस था। हाँ बिल्कुल, मारक था। हाँ, तो यहाँ चला गया रिसोर्सेज में, तो कुछ सुधर गया क्या वो हाउस? सुधर गया का नहीं, ऐसे तो मार्केश कई बार लगन भी बन जाते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है ना, उसका ये कंसेप्ट है ये। जी। इसका और कुछ खास मतलब निकला क्या? मतलब कुछ नहीं, बस अब अष्टम जो है आपका वो रिसोर्सेज का बन जाएगा, और वैसे अष्टम भी रिसोर्सेज का होता है, पर वो D1 में जो रिसोर्सेज है वो माता पिता के द्वारा दिए गए रिसोर्स, पैतृक संपत्ति है वो, है ना। तो वो भी वहां पे सेकंड हाउस रिसोर्सेज बन जाएगा। रिसोर्सेज का मतलब है उसको कितना धन प्राप्त हुआ है आफ्टर द मनी, आफ्टर द मैरिज। जी सर ये एक चीज पूछनी है, जैसे अभी वहाँ पे गुरुजी गुरु और शनि बैठे हुए हैं, तो उसका क्या मतलब निकलेगा? मतलब तो आप निकालिए, क्योंकि D1 का बिल्कुल हुबहू आपने कर देना है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है सर। हाँ सचिन, तो लग्नेश द्वितीय बैठ गया। हाँ लग्नेश द्वितीय। अष्टम है सर सीक्रेटिव बातें नवमांश में अगर हम कहें, और अगर वो सीक्रेटिव बातें सचिन, हाँ, जो शादी से पहले छिपाई गई। अच्छा, जैसे कहते भाई लड़का तो हमारा ग्रेजुएट है, पता चला +2 फेल है। आजकल तो खैर ये प्रैक्टिस लोगों ने कम कर दी, पर हमसे पहले वाली पीढ़ी में ये समस्या बहुत ज्यादा थी। मैक्सिमम लोग यही कहा करते थे हमसे छुपा ली बात, या ये लड़का दारूबाज है ये नहीं बताया, या उसका एजुकेशन का लेवल नहीं बताया। कभी लड़की वाले भी ये गड़बड़ कर देते हैं, कभी लड़के वालों की तरफ से गड़बड़ हो जाती थी पहले, पर अब ये थोड़ा सा सिस्टम कम हो रहा है। तो अगर सर ये अष्टमेश जो है 12th में लॉस में चला गया, तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि सीक्रेटिव बातें कुछ नहीं थी, उनका लॉस हो गया? सीक्रेटिव बातें तो हमेशा होती हैं, सीक्रेटिव बातें तो हमेशा होती हैं, पर क्या आपसे छिपा दी गई या बता दी गई? तो जैसे कि अगर आपके इस अष्टम भाव को अगर हम देखें, यहाँ पर अष्टम के अनुकूल अगर ग्रह बैठे हैं तो ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अष्टम भाव के में अगर अनुकूल ग्रह बैठे हैं तो अष्टम की वो बातें परेशान नहीं करेंगी, और अष्टम में अगर अनुकूल ग्रह नहीं बैठे हैं तो वो सीक्रेटिव बातें पता लगने पर आदमी को बहुत परेशान करें। हाँ जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा किसी के स्पाउस की कुंडली से कि वो पर्सन सीक्रेटिव है कि नहीं, कैसे पता चलेगा ये हमें? सीक्रेटिव है या नहीं ये बात तो लगन से ही पता लग जाती है। अगर लग्नेश अष्टम में चला जाए किसी व्यक्ति का तो वो बड़ा सीक्रेटिव होता है। अच्छा,
ओके। और सर अगर सप्तम का जो भाव है वो जैसे सपोज सप्तम में जेमिनी राशि है और वो अगर मरकरी चला गया अष्टम में, इसका ये मतलब होता है कि वो सीक्रेटिव है? नहीं सप्तम नहीं का भाव अष्टम में चला गया तो? नहीं नहीं, उसका क्या मतलब, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी है वो, आप अच्छा, समझिए। बेसिकली। हाँ, हाँ वो जी। तो सप्तम भाव का लॉर्ड अष्टम में चला गया तो विवाह के अंदर कुछ गुप्त चीजें रह जाती है, बच जाती है। विवाह में प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम भी होती है नो डाउट, परंतु कुछ मामले सिक्रेटिव हो जाते हैं। अच्छा, ओके। देखिए बस। सीधा सीधा तो समझने का तरीका ये है कि सस्ता जो भी ग्रह अष्टम में जाता है ना, वो मिसलीड होता है या डायरेक्शन लेस होता है। हाँ जी। डायरेक्शन लेस या मिसलीड प्लेनेट, क्योंकि वो अंधेरे का अंधकार का ग्रह है। हाँ अब जी। सप्तम भाव का स्वामी यानी कि विवाह को करवाने वाला ग्रह, वो अगर मिसलीड हो जाएगा तो उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उस विवाह में कई बार गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली हम पर्सनालिटी ऐसे जांच करेंगे, अगर लग्नेश अष्टम में चला गया तो पता चलता है कि वो पर्सन थोड़ा सीक्रेटिव टाइप का होएगा। हाँ जी। सर मेरा जैसे लगन कुंडली में मिथुन राशि है, मिथुन लगन है, और नवमांश में वृश्चिक लगन है, तो मेरा 6th हाउस नवमांश का लगन बन गया। हाँ ठीक बात है, मतलब कि 32 साल के बाद या शादी के बाद छठा भाव राइज हो गया, छठा भाव राइज होगा। इसी से सर एक जुड़ा हुआ सवाल है कि अब नवमांश कुंडली में मिथुन जो है वो 8th हाउस में चला गया, तो क्या मेरे लगन में D1 कुंडली का लगन 8th हाउस का इफेक्ट आएगा, ये भी समझेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस इतना समझना है कि लग्नेश कमजोर पड़ गया। बुध का लगन है आपका, तो वो अष्टम में चला गया D9 के आपके अनुसार जी। तो ये बुध ग्रह होने से और वो अष्टम में जाने से बुध कमजोर फंस गया। अच्छा, उसका मतलब यह आफ्टर द एज ऑफ द 32 धीरे 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 वो बुध की काट मतलब उसकी जो है पहनापन जो है वो कमजोर होता चला जाएगा जी। चाहे वो D1 में जितना मर्जी पावरफुल दिखाई दे, पर धीरे 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 इसको बोल सकते हैं हम ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है उसकी पावर, यानी कि बुध इतना असरदार नहीं रहता जितना वो दिखाई देता है D1 में। इसका एक मतलब सबसे बड़ा ये है कि छठा भाव राइज हो गया और लगन का लॉर्ड धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ये बुध है इसलिए धीरे कमजोर होता है, नहीं तो अगर ये शुक्र होता या सूर्य होता तो बहुत एकदम से डाउन आ जाता। सर बुध नहीं गया है, लगन की राशि वहां गई है, 3 नंबर राशि चली। नहीं नहीं नहीं, राशि के जाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, राशि के जाने से नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, मैं सोचा कि आप बुध की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, राशि को नहीं देखना कुछ ऐसा। अच्छा, सिर्फ आपने देखना कि ग्रह कहाँ गए। जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? गुरुजी जैसे मेरा नमाश लगन बनता है मकर और वो शनि है 9th हाउस में, तो ऐसे में धार्मिक स्वभाव का होगा कि नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिर? मैं समझे नहीं आज्ञापाल, आप कह रहे हो नवमांश कुंडली का लगन का लॉर्ड नवम में बैठा है, ये कह रहे हो? हाँ जी, शनि है। हाँ तो ये अच्छी बात है। तो अच्छा, मकर लगन है? हाँ जी मकर लगन है। हाँ तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? ठीक। कन्या राशि में बैठा है तो बहुत अच्छी बात है। गुरुजी प्रणाम, नवीन बोल रहा हूँ। हाँ जी नवीन जी। गुरुजी जैसे सपोज हस्बैंड एंड वाइफ की दोनों का D1 और D9 है, और जो हस्बैंड एंड वाइफ का D9 है वो दोनों मतलब लाइक अपोजिट बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता। हस्बैंड का D9 कुछ बता रहा है, वो बता रहा है सिचुएशन अच्छी है, और वाइफ का D9 कुछ और बता रहा है। नहीं नहीं, एक सबसे बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको, कई बार लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आती। प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आती। जैसे अगर मैं अपने हरियाणा के गांव की बात करूं, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये कोई प्रॉब्लम भी है।
पति पत्नी में गाली गलौच हो जाए तो उनको समझ में ही नहीं आता कि कोई हो गया, वो कहते हैं इट्स ए नॉर्मल थिंग। पर अगर यही लड़ाई झगड़ा हमारे गुड़गांव के डीएलएफ में या सुशांत लोक में या आसपास हो जाए तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा चैलेंज है। डिवोर्स तक समस्या आ सकती है। तो मुद्दा यह है कि कौन आदमी किस चीज को किस तरह से देखता है ना। तो जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी मैरिज लाइफ में ये फला वो है, वो कहते हैं हाँ है तो सही, पर हमें कोई ऐसी दिक्कत नजर आती नहीं। तो ये भी देखने को मिलता है, पर ऐसा कभी नहीं होगा जो प्रॉब्लम पति की कुंडली में दिखाई दे रही है वो पत्नी की कुंडली में ना दिखाई दे, ऐसा नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। सर देशकाल पात्र तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो मैं कह ही रहा हूँ विश्वामित्र की जो है वो तो मानना पड़ेगा ना। हाँ मतलब जो उनके हिसाब से प्रॉब्लम है, हमारे हिसाब से प्रॉब्लम है, उनके हिसाब से नहीं हो सकती, वो नॉर्मल चीज है उनके लिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आप कुछ जातियां ऐसी हमारे देश में, वहां वो उस एंगल से देखते ही नहीं चीजों को, समझ रहे हो बात को। और अगर हम किसी बहुत ही पॉश इलाके या बहुत ही अच्छे घर की लड़की के उसको देखें, अगर उसका हस्बैंड उसको गाली गलौज कर देगा तो सीधी नहीं सिचुएशन खराब हो जाएगी। सर जैसे वो डिसाइड कर ले। सर जैसे असम की साइड में ना मल्टीपल मैरिज करना बड़ा नॉर्मल सा काम है। हाँ बिल्कुल, कि वो मतलब अगर 2 शादी नहीं की तो बंदा ही नहीं है वो। नहीं मेरे पास असम के कई क्लाइंट आते हैं, ऐसा भी नहीं है सर। कई मेरी नॉलेज में कई लोग आए हैं तो उनकी हिस्ट्री पूछते हैं तो मतलब एक ऑफिशियल शादी होती है, 2 अनऑफिशियल हो रखी है उनकी। वो एक्चुअली उनके ट्राइबल में, ट्राइबल एरिया जो उधर के हैं, ट्राइबल होता है ना, ट्राइबल में कई शादियां अलाउड होती हैं। तो हमारी कुंडली में कुछ और बता रही है, हम पूछते हैं तो नॉर्मल है उनके लिए, फिर वो चीज। पहली बात तो ट्राइबल्स को आप राहु ग्रह से देखा करो। अच्छा। ये राहु प्रवृत्ति कहलाती है। ये जो खाना बदोश जिंदगी जीते हैं या छोटे छोटे झुंडों में रहते हैं, वहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये पर एक सभ्य समाज में अलाउड नहीं होती है। सुने बात को? जी जी सर एक और कुंडली थी सर, अब इसी में थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे। जैसे कि मेरे नवमांश में मेरा 6th हाउस राइज कर रहा है। अब मेरी वाइफ की कुंडली है, उनका वृश्चिक लगन है जी। और D9 में उनका जो राइज कर रहा है कुंभ राइज कर रहा है, मतलब 4th हाउस। हाँ तो अब मेरी वाइफ का 4th हाउस राइज कर रहा है नवमांश लगन में और मेरा 6th हाउस राइज कर रहा है। तो ये अपोजिट कैसे हो गया? नहीं अपोजिट नहीं, तो अब इन एक सुख का हुआ। बड़ा इजी है प्रताप जी, आपके लिए चैलेंज खड़ा होगा क्योंकि छठे की चीजें आएंगी, मतलब थोड़ा चैलेंज ज्यादा आएंगे लाइफ के अंदर, स्ट्रगल ज्यादा पैदा हो जाएगा। जबकि वाइफ का ऐसा नहीं हो, मतलब उसके साथ वो वाली स्थिति नहीं होगी, मतलब वो कंफर्ट जोन में होगी। कंफर्ट जोन में इन द सेंस चाहे वो अर्निंग एंड है या वो कुछ और कर रही है या कुछ क्रिएटिव काम कर रही है, कुछ भी, मतलब वो उस तरह का स्ट्रगल नहीं झेल रही होंगी जिस तरह का स्ट्रगल आप झेल रहे हो। 2 तरह के स्ट्रगल होते हैं, एक होता है रिलेशनशिप का स्ट्रगल, एक होता है लाइफ का स्ट्रगल। दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है। अगर हस्बैंड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भाई? नौकरी रोजगार, हेल्थ। भाई या तो पति की हेल्थ खराब हो जाए तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज है बंदे की खुद की, या नौकरी रोजगार में गड़बड़ आ जाए, या कर्जा लेके बैठ जाए, कोई व्यापार करने की कोशिश करे, 20-30 लाख रुपए खराब हो जाए किसी तरीके से, अब वो कर्जे वाली स्थिति आ गई है ना, या बहुत सारे मुकदमे फंस जाए, कई बार जेल जाना पड़ जाए। तो ये सब छठे के गुण आ जाते हैं। अब इसमें से कई बार नौकरी का चैलेंज भी आ जाता है बहुत बड़ा, क्योंकि छठे से नौकरी भी देखी जाती है, वो चीज भी निकल करके आती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है दिखाता है, पर जरूरी नहीं कि वाइफ की लाइफ के अंदर कोई ये इस तरह की घटनाएं हो, वो 4th हाउस से रिलेटेड चीजें होती रहती है। मतलब वो चीज है, दोनों का स्ट्रगल देखना, उसको अलग टेक्निक से देखिए। वो रिलेशनशिप का जो स्ट्रगल होता है वो डिफरेंट है। यहाँ हमने सिर्फ कहा कि छठे के आगे बढ़ जाने के या उसकी ज्यादा इम्पैक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये जस्ट एक प्रतीक है, सिंबल है कि भाई ये सिंबल है कि अगर छठा हमारा राइज हो गया तो ये हमें फाइटिंग देगा, हमें स्ट्रगल देगा,
या इस तरह की तकलीफ दे सकता है। चौथा राइज का मतलब है मेंटली फिट है बंदा, मतलब उसको स्ट्रेस नहीं है, मतलब आफ्टर द मैरिज भी खुशी खुशी चल रहा है, मतलब हैप्पीनेस के साथ चल रहा है, मतलब उसके दिमाग में एरर नहीं है। एरर का मतलब ये नहीं कि हाय मैं तो दुखी हूँ, मैं कहाँ फंस गई, या मैं तो बहुत परेशान हूँ, वो सब चीजें नहीं होंगी। चौथे का मतलब ये है। पंचम अगर एक्टिवेट हो जाता है तो भाई खुशी है, बहुत अच्छी हैप्पीनेस आ रही है, व्यक्ति जोश के साथ काम कर रहा है, उसको अचानक से धन लाभ भी होता रहता है बीच बीच में, तो ये सब पंचम के होने की बात है। वैसे सर्वोत्तम तो माना जाता है लगन का वर्गोत्तम हो जाना, वो सर्वोत्तम है, वो कहीं तकलीफ नहीं देता। आफ्टर द मैरिज या 32 वो राइज ही करता है। फिर दूसरे नंबर पे पंचम का राइज हो जाना, फिर नवम का राइज हो जाना, और फिर दसम का राइज हो जाना, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। गुरुजी, मेरी धर्म पत्नी की कुंडली में पंचम राइज हो रहा है नवमांश में। हाँ। और वो पंचम जो है वो कन्या है, जो कि मेरा लगन है, तो इससे कोई रिलेशन पति पत्नी का हुआ? नहीं, कोई रिलेशन नहीं। सिर्फ ये है कि आपके वाइफ का अगर पंचम एक्टिवेट हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तो ये फाइनेंस के लिए अच्छा हो गया क्योंकि लक्ष्मी भाव है, ये लक्ष्मी भाव है। दूसरा, वो लाइफ को किस तरह से देखती है, क्या उनको कोई टेंशन डिप्रेशन है, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि पंचम के राइज होने से टेंशन डिप्रेशन नहीं देता है, पंचम से नहीं आता है डिप्रेशन टेंशन। छठे के राइज होने से, आठवें के राइज होने से, 12वें के राइज होने से, या तीसरे के राइज होने से, ये सब चीजें आती हैं जब ये चीज। अच्छा सर, ऐसा था कि जैसे अब पंचम तो राइज हो गया नवमांश में, लेकिन पंचम का स्वामी जो है नवमांश में 8वें घर में बैठ गया, वो एक अलग चीज है, वो टेक्निक नहीं है यहाँ पे, अभी नहीं है, वो आपने देखना है सिर्फ कि कैसे क्या हुआ है, वो पूरी ओवरऑल कुंडली देखेंगे जब लगाएंगे। जी सर, बेसिकली पंचम का भाव अगर छठे अष्टम या 12वें में गया तो खराब हो गया। सिमिलरली अगर सप्तमेश भी 6th 8th या 12th में चला गया तो खराब हो गया। जी, यही मतलब हुआ ना जी सर, एक चीज और मुझे पूछना था, जैसे हम गुण मिलान करते हैं कुंडलियों के दो गुण मिलान, तो वो कितनी एक्यूरेसी होती है? जैसे अगर कोई कह देता है 28 गुण मिल गए, बट फिर भी मैंने देखा है ऐसे 1-2 शादियां जो बिल्कुल डिवोर्स हो गए हैं, ऐसे जैसे आपने पिछली बार भी बताया था। तो वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द गुण मिलान, जो ये जो सॉफ्टवेयर है गुण मिलान वाला, उस पे नहीं डिपेंड करना चाहिए हमें। ओनली 10%। गुण मिलान पर आपको 10% से ज्यादा नहीं रिलाई करना चाहिए, ये रिलायबल फैक्टर नहीं है। 18 गुण पे भी और 32 गुण पे भी, 35 गुण पे भी, आप ये समझिएगा, है ना। आप 10% सिचुएशन को देख रहे हैं सिर्फ, अगर गुण मिलान करवा करके शादी कर रहे हैं। 28 गुणों पर बहुत अच्छे माने जाते हैं, नो डाउट। मैंने खुद ऐसी मैरिज को टूटते हुए देखा है, 32 गुणों पे, 35 गुणों पे मैरिज को टूटते हुए देखा है। इसी प्रकार से 17 गुण, 18 गुण, 19 गुण पे भी मैरिज को बहुत अच्छे से चलते हुए देखा है। मुद्दा है कि मैंने फिर वही कहूंगा कि जो ग्रह शादी को चला रहे हैं, या जो कारक ग्रह हैं, जो सिग्निफिकेटर प्लेनेट हैं मैरिज के, उनकी पोस्ट पोजीशन कैसी है, मतलब उनकी सिचुएशन कैसी बनी हुई है, उनकी इक्वेशन कैसे बनी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर, इसमें नाड़ी वाली, नाड़ी का भी इम्पोर्टेंस काफी दिया जाता है इसको, इसमें विश्वामित्र केवल जो है नाड़ी दोष जिसे हम कहते हैं, नाड़ी दोष क्या है, जैसे आप लोगों ने आयुर्वेद में पढ़ा है, वात कफ पित्त 3 दोष माने गए हैं। इसमें नाड़ी 3 होती हैं, आदि, मध्य और अनंत। अब ये सेम नहीं होनी चाहिए, लड़के की और लड़की की सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर सेम नाड़ी होगी तो जैसे कि पित्त को पित्त के साथ मिला दो, यानी सेम हो गया। अगर एक में पित्त की प्रॉब्लम है, दूसरे में भी पित्त की प्रॉब्लम होगी। अब उन दोनों के संयोग से जो बच्चा होगा
उसमें डबल पित्त का प्रभाव आएगा। समझ रहे हो बात को? अगर मान लो पित्त और पित्त कारक पुरुष और पित्त कारक लड़की दोनों मिल गए तो बच्चा तो प्रबल पित्त कारक होगा, तो गुस्सा, क्रोध, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, द्वंद्व, विवाद, मुकदमाबाजी, तो बच्चा यही करेगा फिर आगे चल करके। ऐसा कभी मत सोचना कि नाड़ी दोष होने पर बच्चे नहीं होते। नाड़ी दोष होने पर बच्चे होते हैं और बड़े आराम से होते हैं। मुद्दा वहां फंसता है कि कैसे होते हैं, कि कैसे निकलेंगे कफ और कफ। अब बच्चे मोटे होंगे ही होंगे, बीमारियों का शिकार होंगे ही होंगे, चुप चुप रहने वाले सिक्रेटिव माइंड होंगे ही होंगे। अब बात हो गए तो वायु हो गए तो हाइपर एक्टिव मिलेंगे आपको, किसी की बात ही नहीं सुनेंगे, तो माँ बाप वैसे परेशान रहेंगे। माँ बाप और बच्चा तीनों एक जैसे हो जाएंगे। सिंपल बात है। तो ये चीज जो है बड़ी समस्या वाली। वैसे नाड़ी दोष क्या, जो ऋषियों के अनुसार, ये मैंने मेडिकल साइंस के हिसाब से बता दिया, ऋषि कहते हैं कि उन्हें अपने गोत्र में, सेम गोत्र में, यानी एक ही पेड़ जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, उन दोनों आपस में फलों को, सेम पेड़ के जो फल हैं उनसे आपको क्रॉसिंग नहीं करानी है। जैसे पेड़ पौधों में होता है ना, क्रॉसिंग करा देते हैं बीजों की, या गुलाब का पौधा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक जो है टहनी आपने सफेद गुलाब की ले ली, एक लाल गुलाब की, और दोनों को ऐसे कलम से काटा और क्रॉस करा करके उसको मिट्टी से और वो बांध देते हैं, और फिर उससे मिक्स गुलाब निकल करके आता है। मतलब उसमें किसी में व्हाइट आ जाता है, किसी में लाल आ जाता है ना। ये ऐसे कई बार कलाकारियां कराते हैं ना जो गार्डनर लोग होते हैं, तो ये वो क्रॉसिंग का कमाल है। तो क्रॉसिंग को अच्छा माना गया है कि एक बंदा एक गोत्र का, दूसरा बंदा दूसरे गोत्र का, सेम गोत्र नहीं, दो पेड़ के अलग अलग की क्रॉसिंग कराओगे तो कोई थर्ड निकलेगा, वो अच्छा निकलेगा। दूसरी बात, उससे हेल्थ अच्छी रहेगी, उनका इम्यूनिटी अच्छा होता है, जिनमें नाड़ी दोष नहीं होता। उन बच्चों में जिनमें नाड़ी दोष होता है उनमें इम्यूनिटी का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, उन बच्चों में इम्यूनिटी का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो उनका हेल्थ, मेडिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है। एक तरह से हिंदुओं में कहा जाता है सेम भाई बहन हो गए, तो क्योंकि एक ही परिवार से आ रहे हैं, क्योंकि सेम गोत्र आ रहा है तो एक ही परिवार से आ रहा है। तो नाड़ी सर गोत्र की तरह है? नाड़ी गोत्र की तरह ही है। ओह, एक तरह से ये हमारी वंश परंपरा को ही दिखाती है। ये हमारा फैमिली ट्री है। अगर हम उसमें सेम गोत्र में आ रहे हैं, इसका मतलब हम भाई बहन हो गए, हम तो सेम गलत ट्री से आ रहे हैं। सिंपल सी बात। तो इसका खून को प्योरीफाई करने की बड़ी अच्छी टेक्निक है ये, कि खून को, ब्लड को प्योरीफाई करने की बहुत अच्छी टेक्निक है। जैसे एक ब्राह्मण और एक राजपूत का शादी कर दोगे तो उनसे जो बच्चा आएगा वो भी शक्तिशाली होगा और साथ में इंटेलिजेंट होगा। पॉइंट समझे? तो एक थर्ड नस्ल निकली जिसके पास राजपूत की ताकत और ब्राह्मण का इंटेलिजेंस दोनों मिल गए, तो एक थर्ड चीज आई। तो ऐसी शादियों को हमारे ऋषि बहुत सहज स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो सेम गोत्र से नहीं आए, सेम उससे नहीं आए। एक तरह से तो इंटरकास्ट मैरिज को हमारे ऋषियों ने प्रमोट किया है, ये कहते हुए कि अगर कोई अपनी वंश परंपरा को बदलना चाहता है, मतलब वो देखता है कि उनके फैमिली ट्री में किसी स्पेसिफिक कमजोरी आ रही है, जैसे आपने कहा होगा भाई मेरे दादा भी पेट के रोगी थे, मेरे बाप भी पेट का रोगी, अब मैं भी पेट का रोगी हो गया। तो ऐसी जनरेशन को बदलने की आवश्यकता है। अगर सबके मंगल कमजोर है तो उसे ऐसी शादी, ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसके मंगल स्ट्रांग हो। तो जो उनके बच्चे आएंगे वो मंगल बैलेंस आएगा, और फिर एक बार और कर दिया मंगल प्रधान से, फिर मंगल उनके परिवार में सुधर जाएगा, फैमिली में सुधर जाएगा। जैसे मैं देखता हूं, मेरा सूर्य बहुत अच्छा है, मेरे पिताजी का सूर्य बहुत अच्छा है, मेरे दादाजी का भी सूर्य बहुत अच्छा था,
और मेरे बच्चों का, दोनों बच्चों का सूर्य बहुत अच्छा है, लगन पर है, हम सबसे अच्छा है। मतलब मेरे दादा से बेटर मेरे पिताजी का, और मेरे पिताजी से बेटर मेरा, और मेरे से भी ज्यादा बेटर मेरे बच्चों का सूर्य है, क्योंकि हमने वो सूर्य वाली चीज को बिल्कुल एकदम रखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से संभाल करके रखा हुआ है। पर मंगल की कमजोरियां सारे परिवार में, तो मेरी वाइफ का मंगल स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे बच्चों का, मेरे बच्चे का भी मंगल स्ट्रॉन्ग आया है। तो वो चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर हम चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजों को देख करके शादियां करेंगे तो हम अपनी जनरेशन्स को सुधार सकते। जी जी। पर जनरेशन को सुधारने का तरीका किसी विद्वान के द्वारा होना चाहिए, मतलब ऐसे बेवकूफी में नहीं होनी चाहिए। शादी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की जी, और हमें हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए, सोच समझ करके। और कभी जातिगत चीजों में नहीं फंसना चाहिए, जातिगत चीजों में नहीं फंसना चाहिए। बस हाँ, वंश परंपरा का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप चाहते क्या, आपकी चाहत क्या है, वो फिर आपको कहीं ना कहीं सहयोग बहुत है। गुण मिलान बेसिकली प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर है। गुण मिलान का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, दो लोगों के आपस में गुण मिल गए। अब क्या करें भाई, अब कई बार शराबी के भी तो गुण मिलते हैं, शराबी बंदा है उसके भी गुण मिल जाते हैं। फिर ये गुण मिलान क्या हुआ? गुण मिलान का मतलब है शराबी की वाइफ हल्ला नहीं मचा रही है, वो शराब पी के आया, वो बड़े आराम से कुंडा खोलती है और बड़े आराम से कहती है आओ लेट जाओ। नहीं लेटा जा रहा तो टांग उठा के पटक देती है, बैठ कर कहते तू भी सो जा और हम भी सो रहे। मतलब ना वो कहीं से कंप्लेंट ही नहीं कर। इसका मतलब दोनों के गुण मिल गए। जरूरी नहीं कि वो भी कहे भाई पौआ मेरे भी लेके आई हो, ये मतलब नहीं है गुण मिलान का कि भाई तू पी रहा तो मेरे को भी पिला। इसका मतलब है कि हल्ला नहीं मचा। और कोऑपरेशन, सर कोऑपरेशन कह सकते हैं, इसे कोऑपरेशन कह सकते हैं या आपस में कुछ भी तालमेल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। कंपेटेबिलिटी शब्द जो होता है, कंपेटेबिलिटी है कि वो एग्जैक्ट है। जैसे वाइफ दबंग है, वो पड़ोसी को पीट आई, आदमी कहता है तू अंदर बैठ मैं बाहर निकलता हूँ लठ लेकर के, अभी तक तू लड़ी अब मैं लड़ता हूँ। तो दोनों में बड़ी अच्छी वो है अंडरस्टैंडिंग, लड़ाई को लेके भी, फाइट को लेके भी। बात में जैसे अक्सर क्या होता है, बड़े अफसर जो होते हैं और खास करके पुलिस वाले होते हैं, उनके घर परिवार में बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होती है इस चीज को लेकर के। उनकी वाइफ हल्ला नहीं मचाती, वो कहते ठीक है इट्स ओके, थोड़ा और बढ़ाओ, है थोड़ा 2-4 नाके और चक्कर लगा के आया करो, तुम सारा दिन निठल्ले की तरह बैठे रहते हो, काम करने को तुम्हारा मन नहीं करता, थोड़ा और उगाई पे ध्यान दो, है फोकस ऑन उगाई, है तो उनमें बड़ी अच्छा तालमेल है। वहां प्रवचन नहीं दिए जाते तुम हम बच्चों के ऊपर भारी पड़ेगा या हम पर भारी पकड़ेगा या नरक में पकोड़े तले जाएंगे हमारे, है ना, तो उस तरह के प्रवचनबाजी नहीं होती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी। और अगर वो कहे देखो गीता में देखो क्या लिखा है, क्या साथ लाए थे क्या ले जाएंगे, क्यों कमाते हो, क्यों बुराई करते हो, तो क्यों किसी के पाप की कमाई करते हो, क्यों किसी को धमकाते हो, किसी रेडी वाले के केले खा जाते हो, तो वो सब चीजें फिर वो उनके वहां पे ऐसा नहीं चलता है ना। तो इस तरह से वो चीजें चलती। मेरे पास एक बहुत पुरानी बात है, एक पुलिस अधिकारी की वाइफ आई, कहते देखो ना जी हमारे पति जो है बेचारे बड़े शरीफ हैं। तो मैंने कहा शरीफ तो नहीं है, इनका तो काफी अच्छा कमाई का योग है। कहते जब तो 5 बार सस्पेंड हो चुके, पता नहीं क्यों पकड़ लिए जाते हैं। इनका सारे स्टाफ के मेंबर इतने सालों से खा रहे हैं पर पट्टा कोई नहीं पकड़ा जाता। ये पता नहीं क्या नींद में सोते रहते हैं, जब देखो इनको पर रेड पड़ जाती है, कोई ना कोई इनको फंसा देता है। बहुत सीधे हैं जी, बहुत सीधे हैं। 5 बार जो है रिश्वत के केस में फंस गए। मतलब इस बंदे को, मतलब गाय हैं जी गाय, क्या मतलब कुछ भी हो जाए इनको कुछ नहीं पता रहता, इनको होश ही नहीं रहता। ये तो जब होश में आते जब केस बन जाता है इनके ऊपर। मतलब वाइफ ने एक बुराई नहीं करी, वाइफ कह रही है बंदा ग्रो नहीं कर रहा है, आप कोई उपाय बताओ। बंदा फंस जाता है बार बार, कैसा बताओ कि चालाकियां इनमें। तो ये बेस्ट कंपेटेबिलिटी बताओ। वाइफ जो है जा रही है ज्योतिषी के पास कि मैं दिखा के लाती हूँ, क्या समस्या, बार बार क्यों पकड़े जाते हो। मतलब वहां पे ये बात नहीं है। और फिर
जब वो सस्पेंशन से बहाल होते हैं तो फिर वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा जी कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल रही, देखना हमें डेडलाइन लगा दिया। ये कोई थाना दिया है? कोई 2 रुपए की कमाई नहीं जी, चाय पीने के पैसे नहीं आते ऊपर के, देखना कहाँ पे लगा दिया। हमारी किस्मत इतनी बुरी है क्या, पहले सस्पेंशन झेला है और अब ये पोस्टिंग झेल रहे हैं। तो आप इसे कहते हैं बेस्ट कंपेटेबिलिटी, है ना। मैंने कबीर वाला उदाहरण बताया था ना आप लोगों को, कि वो भरी दोपहरी में अपनी वाइफ को कहता है लालटेन जला के लेके आओ, और वाइफ लालटेन जला के ले आती। मतलब देयर इज नो क्वेश्चन कि भाई धूप में करेगा क्या, यहाँ तो पहले ही झगड़ा हो जाता है। धूप में और लालटेन, ना तेरे को जलाऊंगी ना तेरी लालटेन जलाऊंगी, पकड़ संभाल तू पागल हो गया। पागल सिद्ध कर देती है। तो फिर वो ये कंपेटेबिलिटी नहीं। कंपेटेबिलिटी का मतलब बहुत ऊंचा लेवल है जो हर आदमी नहीं समझता। बुराई में ही, अच्छाई में ही कंपेटेबिलिटी नहीं होती, बुराई में भी कंपेटेबिलिटी होती है। आपको क्या लगता है कि जो डाकू बदमाश होते हैं इनकी क्या प्रेमिकाएं नहीं होती, इनकी क्या शादियां नहीं होती? अभी वो नहीं, वो दुबे पकड़ा था यूपी का, कितनी अच्छी मैरिज थी, है भाई, पूरा साथ देती थी, है रातों रात भाग गई जैसे पता चला दुबे। बताओ ना कहाँ दिक्कत थी? और उसके मरते पलटी मार गई। उन्हें कहा ठीक हुआ जो हुआ। मतलब बिल्कुल उसके वाले गुण सीख रखे थे। इसे कहते गुणों का रूपांतरण। पति पत्नी ने एक दूसरे से गुण एक्सेप्ट कर ले, बेस्ट कंपेटेबिलिटी है। यस, बेस्ट कंपेटेबिलिटी होती है पति पत्नी में, एक दूसरे के गुण ट्रांसफर हो जाते हैं और एक लेवल पे आके दोनों की शक्लें एक हो जाती हैं। सर 15-20 साल बाद भाई बहन लगते हैं। दरअसल क्या है विश्वामित्र, महिला जो है ना ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है उम्र बढ़ने के साथ जी। ये ध्यान रखना। ये पुरुष तो खामखाई मुगालते में रहते हैं, ये खामखाई की ईगो पाल के बैठे रहते हैं कि हम बड़े रहे तो हम समझदार हो। ना ना, वो समझदार होते ही नहीं, बल्कि महिला अपने अनुभवों के आधार पर ज्यादा समझदार हो जाती है। महिलाओं की ऑब्जर्वेशन पावर पुरुषों की अपेक्षा कुछ ज्यादा होती है जिंदगी के चीजों पॉइंटों को लेकर के। ठीक बात है। पुरुष इतना समझदार नहीं होता, वो पर समझता है अपने आप को कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई। पर आप जो महिला बिल्कुल सीधी सादी, उसके 22 साल की या 24 साल की आई होगी, वो 48 साल में अपने पति का बुद्धि का मुकाबला करती है। आप ये ध्यान रखना। मतलब जो हो साइंटिस्ट कितना बड़ा, वो साइंस को समझ जाती है, समझ लो, बिना पढ़े हुए। तो ये एक उम्र का एक दौर है, ये चलता है ना। और एक तो आदमियों की एक गलत आदत है कि वो सोचते हैं कि वो कंट्रोल कर लेंगे अपनी वाइफ को, और ये सिर्फ वहम होता है। होता कुछ नहीं है। कुछ लोगों में ये वहम होता है कि हम अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर देंगे, हम इतना पैसा देंगे, हम इतना पैसा देंगे कि वो पूछो मत। ये भी वहम ही होता है। सही बात है। कुछ चीजें वहम में चलती रहती है ना। तो वो वहम में प्रोग्राम चलता रहता है। तो बहुत सारी चीजों में वहम होता है। महिलाओं को समझना टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत आसान है। पर महिलाओं को महिलाओं की निगाह से जब समझा जाएगा, जब वो कार्य आसान है। पुरुष का दिमाग महिला को कभी नहीं समझ सकता। इसलिए परिवारों में सबसे बड़ी परेशानी है, देखो महिलाएं मैक्सिमम यही कंप्लेंट करती हैं कि मेरे पति मुझे समझ नहीं पाते या मुझे सुनते नहीं है। दोनों एक ही बात है, समझते नहीं है या सुनते नहीं है। सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में कि यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट देन द वाइफ। वो आदमी कभी अपनी वाइफ की नहीं सुनेगा। जो अपने आप को अपनी पत्नी से ज्यादा सुपीरियर या ज्यादा इंटेलिजेंट समझेगा, वो वाइफ को नहीं सुनेगा। ये ध्यान रखने वाली बात। सही बात है। और वो कभी भी नहीं समझेगा जब तक वो इमोशनली नहीं जुड़ेगा। जब वो इमोशंस के साथ जुड़ता है तो बात, हम कह देते हैं पति पत्नी दोस्त होते हैं, पर ये दोस्त बनते कब है? जब तक इमोशंस नहीं जुड़ेंगे दोस्त बन भी नहीं सकते आप। हम कह देते हैं कि वाइफ को कि भाई चलो तुम हमारी दोस्त हो, तो तुम्हारी तरह गाली बकने लग जाए तो देखो तुम्हारा क्या हाल होगा।
जैसे तुम गाली गलौज बकते हो, अगर वो भी ऐसे बकने लग जाए फिर क्या होगा? हाँ भाई रामलाल, आजा भाई, तू बहुत कमीना आदमी है तुम। रामलाल एकदम खड़ा हो जाएगा, ये क्या बोल दिया, है ना? वो कहेगा अब तो दोस्त है, वो कहेगा दोस्ती आज से कैंसिल। ये तो आगे बढ़ गया तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी। है ऐसी दोस्ती ज्यादा दूर तक नहीं जानी चाहिए। हम पति पत्नी तो ना पुरुष एक लेवल पर आकर के दोस्त बना के राजी, ना भाई उसको बना के राजी। ये दोस्त बड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक नहीं है। तो दोनों दोस्ती बना के राजी नहीं एक दूसरे को, ये भी पता चलता है। सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस बना के रखो, बिल्कुल ट्रेन की तरह चलना है। जो चलना साथ साथ है पर मिलना कभी नहीं है। सही। और जो बीच में जो ऊपर सोने वाली बर्थ होती है वो बच्चे होते हैं, बच्चे। हाँ, वो जोड़ के रखते हैं ट्रेन को, वो भागने नहीं देते इधर उधर, है वो चलता रहता प्रोग्राम। ठीक है गुरुजी, एक बात पूछनी थी। हाँ जी गुरुजी, थोड़ा सा गोचर को अगर मतलब आप आगे कर लें, एक प्रश्न की बात चल रही थी, प्रताप जी ने बताया था, तो इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा नहीं रहेगा। प्रताप जी को अभी थोड़ा सा मालूम नहीं है, प्रताप जी अब थोड़ा सा वो स्पीड बढ़ा रहे हैं अपनी, तो इसलिए वो कह रहे सब आने दो। है ना? तो अब हमें तो पता सर, अगर जैसे गोचर, जैसे आप कहते हैं उस दिन गोचर का कोर्स लंबा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं भी सर इस बारे में कहूंगा, जैसे अब हम नवमांश पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब ये भी लग रहा है एक तरह से कि ये इतना सिंपल तो है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर गोचर का कोर्स ही कर ले, अगर आपको ठीक लगे तो। सर गोचर ही नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं गोचर में। मुद्दा ये है कि कितने स्टूडेंट्स तैयार होते हैं। जैसे प्रताप जी ने मुझे कहा कि मंत्रा एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने सिंपल एक ही बात कही, प्रताप जी मुझे कोई समस्या नहीं है, आप ये देखो स्टूडेंट्स कितने तैयार। कम स्टूडेंट्स में मेरा ना मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन रहता है, तो मैं ज्यादा फिर पढ़ा के राजी नहीं हूँ, है ना? अच्छी थोड़ी सी स्ट्रेंथ हो और 15-20 लोग कम से कम हो तो रेस्पॉन्स आता है। गुरुजी इतने तो हो जाएंगे, गुरुजी इतने तो हो जाएंगे। अगर इतने हो जाए तो मतलब चले मैं करा दूं, कोई दिक्कत हाँ, मतलब ये वर्ग भी हमें करने हैं, वर्ग भी अच्छा रहेगा, वर्ग कुंडली आगे करनी ही है, लेकिन इससे पहले गोचर अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, गोचर कर लो, प्रश्न कर लो, कुछ कर लो। सर एक सजेशन था, अगर कैरियर और हेल्थ भी इसके साथ पहले कर लें, फिर एक ही बार गोचर करें तो बेटर नहीं रहेगा, या पहले करें गोचर? मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट? नहीं पहले प्रश्न कुंडली नहीं करनी चाहिए। नहीं रवि जी, एक चीज देखिए ना, अगर हम गोचर कर लेंगे तो हम टाइमिंग पे भी आ जाएंगे, मतलब गोचर के बाद टाइमिंग भी हो जाएगा। सचिन यहाँ रोक रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, गोचर केवल फाइन टच देता है। अच्छा, किसी घटना को अच्छा या बुरा करता है, पर कौन सी घटना को? जो ऑलरेडी फिक्स है। वो खुद घटना नहीं जनरेट करता। क्या आपको लगता है इस समय 6 ग्रह अपनी राशियों में बैठे इस समय? तो अगर सामान्य रूल की मैं बात करूं तो इस समय तो देश सुधर जाना चाहिए, आर्थिक व्यवस्थाएं सुधर जानी चाहिए, लोगों के दुख दर्द खत्म हो जाने चाहिए, और हमारे 6 ग्रह इस समय स्वग्रही चल रहे हैं गोचर में। तो इम्पैक्ट क्या आ रहा है? सर राहु का आ रहा है। तो नहीं, मैं एक और चीज, भाई 6 ग्रह भी स्ट्रॉन्ग है ना जी, तो उनके भी तो इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो फिर लाइफ में लोग क्या बड़े खुश हैं, या एकदम से जिंदगी पलट गई है, या दवाई आ गई है? नहीं हुआ ऐसा सब कुछ। आप समझे, जो आ रही थी उसको भी रोक दिया गया गुप्त कारणों से। जिसे 15 अगस्त को लॉन्च करने की बात चल रही थी उसको नहीं किया गया, लॉन्च नहीं किया गया था। अब भगवान जाने क्या बात है, अंदर के लोग कहते दवाई तो बन चुकी है और हमें हरी सिग्नल नहीं दिया जा रहा। अब इसके पीछे क्या रीजन है? घोषणाएं सरकार द्वारा भी हो गई है, परंतु उसको सरकार नहीं रिलीज कर रही है। इसका मतलब क्या है? अब ये गुप्त कारण भी हो सकते हैं कुछ, जो जनता के सामने नहीं लाए जाते। तो फिर तो अच्छे ग्रहों में भी फल नहीं मिल रहा है। यही मैं समझा रहा हूँ, ये खुद इवेंट नहीं जनरेट करते। एक लड़का है, ये तो टाइम को बता देते हैं कि इस टाइम पे होगा बस। नहीं, टाइमिंग में भी फाइन टच देते हैं बस।
ओके। ये टाइमिंग भी सेट, टाइमिंग सब दशाओं से आता है सर। दशा अगर आपके दिमाग में दशाएं हो, दशाओं को अगर आप समझते हैं, अगर आपको दशाएं लगाना आता है तो फिर टाइमिंग आपके लिए गड़बड़ नहीं है। अच्छा। वो तो जस्ट एक मान लीजिए किसी का गुरु बहुत अच्छा चल रहा है, गुरु की दशा चल रही है और गुरु का गोचर अच्छा नहीं चल रहा, तो चीजें तो गुरु की मिलेंगी उसको और मिलके रहेंगी, पर उन चीजों की क्वालिटी कमजोर हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सिंपल। अगर आपको गीता पढ़ने की बात आ रही है तो गीता तो आप पढ़ेंगे उस दशा में, पर अगर गोचर बढ़िया नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि गीता नहीं पढ़ पाएंगे, गीता पढ़ेंगे, पर हो सकता है टीचर इतना कामयाब ना मिले। अच्छा। या वो पॉइंट इतना समझ में से ना आए, है ना। पर ऐसा नहीं है, गीता तो पढ़नी पड़ेगी, गीता तो पढ़ी जाएगी, सिलेबस तो पूरा हो जाएगा, पर वो क्वालिटी को डिसाइड करता है सिर्फ गोचर। मैं पहले बता दूं कि मुगालते में मत रहना कि वो टाइमिंग को बता देता, इवेंट को बता देता। मेरे हिसाब से आपको कैरियर वाला सीखना चाहिए, तो और फिर उसके बाद नहीं, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद इकट्ठा फिर गोचर करवा, ताकि आप इस गोचर को D9 में भी लगा के देख सको, वहाँ कैरियर में भी लगा के देख सको। भाई गोचर तो वहां भी काम आएगा आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई नौकरी लगानी है, दशाओं ने सेट किया भाई इस बंदे की नौकरी लगेगी। अब बंदे का क्वेश्चन ऐसा है कि जी अच्छी लगेगी बुरी लगेगी ये बताओ, हर आदमी पूछता है। जैसे हम कहते हैं हाँ जी नौकरी लग जाएगी, वो जी अच्छी लगेगी या बकवास लगेगी। ये गोचर डिसाइड करेगा कि शनि का गोचर उसकी कुंडली में कैसे असर कर रहा है। अगर शनि फेवर में नहीं जा रहे तो वो जो है उसको अच्छी जॉब नहीं लगने देंगे। अच्छा। जॉब तो लगेगी, पर जॉब की क्वालिटी वो नहीं होगी जो सोच के वो अंदर घुसा है। इसका मतलब सर जब गोचर भी फेवरेबल होगा तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। बस 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 यही चीज है। तो सर अगर जैसे अभी हम गोचर पहले कर लें तो हम जैसे अभी D9 पे हम गोचर नहीं लगा सकते, तो ऐसा नहीं गोचर लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इस टेक्निक को बस याद रख लो और आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी। जैसे हमारी महादशाओं का हमने किया था आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस में। आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में दशाएं महादशाएं की थी हमने। जी जी। वो सुनो आप बैठ करके, उससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा। हाँ, उसकी दिक्कत नहीं है, है ना। मंत्रा एस्ट्रोलॉजी मैंने कह दिया, इन्होंने कहा कि 15 लोग तो हो गए, तो शनिवार इतवार को हम शुरू कर सकते हैं। हाँ सर मंत्रा करवा दीजिए आप शुरुआत, है ना। हाँ सर तो इसके बाद करवा दीजिए पर्शना कुंडली की जैसे ताजिक लेकर के आ रहे हैं हम। ताजिक अरेबिक साइंस है, बिल्कुल पर्शना की तरह है, वो हम लेकर के आ रहे हैं। अगले वर्षफल ही होता है ना ताजिक? नहीं वर्षफल बिल्कुल अलग है नितिन जी। अच्छा। हाँ वर्षफल बिल्कुल अलग है। गुरुजी कैरियर वाला पहले करा दीजिए, फिर करियर वाला कराएंगे। करियर वाला करवा दो सर। देखो मेरा माइंड कहता है कि करियर वाला करना चाहिए, वही करा दीजिए गुरुजी। आपका जो माइंड सर करियर ही बेटर है सर पहले करने के लिए। अगर तुम 50 आदमी ठीक भी है, 50 आदमी जोड़ दो तो मुझे कोई सा भी कहोगे मैं वही करा दूंगा। नहीं ठीक है, जो आपको ठीक लगे उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपको ठीक लगे। 25 लोगों का ये ग्रुप तो पूरा आ रहा है उसमें। हाँ तो ये तो सभी नहीं, कम ज्यादा होते रहते हैं हमारे यहाँ। नहीं करियर में बढ़ जाएंगे। अच्छा नहीं सर इसके बढ़ जाएंगे सर। इसमें सर सबका कैरियर हिला हुआ, सब बढ़ जाएंगे, चिंता मत करो आप। सबका हिला हो रखा है। इसमें कैरियर में 50 हो जाएंगे सर आराम से। व्यापार बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फैक्ट्री लगानी है, क्या प्रोडक्ट चूज करना है, कैसे चूज करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पार्टनरशिप कैसी रहेगी, अब और D10 चार्ट से कैसे पकड़ा जाता है, D10 चार्ट से आपके D1 को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, बहुत सारी चीजें। बर्थ रेक्टिफिकेशन प्लीज सर यही वाला करा दीजिए। यही करा दीजिए उन्होंने एकदम सही कहा सर, सबका डामाडोल हुआ पड़ा है सर। 50 कैसे 100 भी हो जाएगा। करियर को ले लीजिए सर। सर प्रॉब्लम तो ढूंढ लेंगे, उपाय भी चाहिए सर साथ में। उपाय भी चाहिए। 27 लोग हो गए और इसमें सर उपाय भी 23 लोग और जोड़ने हैं। देखो उपाय के लिए 3900 रुपीज, कॉन्टेक्ट टू मी इंडिविजुअल। यस सर। अच्छा सर एक क्वेश्चन है
सर राशि के अनुसार क्या स्वास्थ्य भी डिफरेंट होता है? क्या डिफरेंट होता है? हेल्थ नहीं सर, स्वास्थ्य। सर आज कोई क्लाइंट आए थे, वो कह रहे थे कि उनको यह पर्टिकुलर वाला स्वास्थ्य चाहिए क्योंकि किसी ने उनको बताया कि ये उनकी राशि के साथ मैच करता है। उर्मी जी, बेवकूफ बनाने के लिए जहान काफी है और ऐसा कहीं नहीं। उनको कहो किस शास्त्र में, किस उपनिषद में, कहाँ पर लिखा हुआ या किसी ज्योतिष की पुस्तक में। जितनी इम्पोर्टेंट बुक है, खास करके जो पुराने ग्रंथ हैं, मेरे हाथ से नहीं छूटे। कोई एक आदि हो तो नहीं हो, मुझे मालूम नहीं है। सर वो अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य में गोल्ड इनले करवा रहे हैं। मैंने कहा करवा लो, कुछ भी करा सकते हैं, वो कोई बात नहीं। पर ये तो प्रत्येक मतलब राशि के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता। उनसे प्रमाण मांग लिया करो, वो जब ही भाग लेंगे उल्टा। बोले जिस ज्योतिषी ने बताया उसको फोटो खींच के भेज दो बस, कहते हम सब बता देंगे। ठीक है सर। देखिए, एक बार आया था कि श्रीयंत्र राशि के अनुसार, और वो पत्थर बेचता था बेसिकली। और वो जैसे जिप्सम होता है या ये अपना चाइना का पत्थर आता है ग्रीन कलर का, उसको बुध ग्रह के साथ जोड़ दिया। सफेद जो स्फटिक है उसको शुक्र के साथ जोड़ दिया। जो एक होता है पत्थर माणिक का उपरतन होता है, उसे क्या बोलते हैं? संगमरमर नहीं, दिमाग से निकल गया मेरे। क्वार्ट्स नहीं, क्वार्ट्स अलग होते हैं। रोज क्वार्ट्स भी रोज क्वार्ट्स को तो ये शुक्र ग्रह से जोड़ते हैं। एमरल्ड नहीं, वो सेमी प्रेशियस होता है। ये माणिक का, रूबी का। विच कलर? माणिक ये होता है बिल्कुल ईंट से कलर का होता है, उसमें दाने 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 से होते हैं। ब्लड स्टोन, कार्नेलियन या ब्लड स्टोन हो सकता है? नहीं, ब्लड स्टोन नहीं, ब्लड स्टोन अलग होता है। कार्नेलियन नहीं, कार्नेलियन अलग होता है। कार्नेलियन लाल रंग का। रेड स्पाइनल नहीं, रेड स्पाइनल भी नहीं होता। एक सूरज, पता नहीं क्या सर, गार्नेट। ये मैं याद नहीं आ रहा एकदम से। सर गार्नेट होता है क्या? नहीं, गार्नेट अलग होता है। गार्नेट में तो ब्लैकिश पना ज्यादा होता है। सर लेट्स प्रोसीड विद द स्टोरी। करियर एस्ट्रोलॉजी है? नहीं, वो सर इंसिडेंट। सर लेट्स प्रोसीड विद द इंसिडेंट। हाँ, कि सर वो अलग अलग वो करवा रहा था, फिर क्या हुआ? अलग अलग क्या करवा रहा था? सर आगे क्या बोल रहे थे? वो अभी आप बता रहे थे ना कि अलग जो घटना बता रहे थे ना, घटना को पूछ रहे हैं सर अभी। कौन सी घटना, कौन सी बताता मैं? सर वो जो पत्थर श्रीयंत्र वाली, श्रीयंत्र राशि के हिसाब से इस तरीके से वो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग श्रीयंत्र बना दिए। और वो मेरे को अप्रोच कर बैठा, कहता जी पंडित जी ये बेचो अलग अलग राशि के अनुसार, अलग अलग लगन के अनुसार। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा आइडिया निकाल के लेकर आया तू। पर यार ये श्रीयंत्र का कहीं दे रखा है? मतलब कहीं शास्त्रों में, पुराणों में, लक्ष्मी तंत्र भी पढ़ के देख लिया, पर यार ऐसा कोई जिक्र मिला नहीं मुझे। तो हो सकता है कोई बुक मेरे हाथ से निकल गई हो, नहीं मेरे हाथ आई हो, इत्तेफाक भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, बता दे। तो कहता है ये तो हमारे ज्योतिषी ने निकाला। मैं ज्योतिषी को पूछ के भेजिए, तो आज तक तो उन्होंने भेजा नहीं। वो कहते हैं माल लेना है ले लो, ये तो पता नहीं किसने लिखा है। मगर कहीं से लिखा है, कहीं तो बता दो यार, मैं भी पढ़ लूंगा उस पुस्तक को। तो आज तक नहीं। फिर वो छपा फ्यूचर समाचार में, उसी व्यक्ति ने फिर फ्यूचर समाचार में छापा। और कलाकार ज्योतिषी जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं, मतलब इसके आर्टिस्ट। ज्योतिष को बेचना कैसे है ये बड़े दिल्ली में पाए जाते हैं। तो हाँ, तो वो बड़े नए नए ढंग सीख के आते हैं कि चीजों को बेचना कैसे है। सर ये रेड जैस्पर तो नहीं है? जैस्पर, जैस्पर, हाँ बिल्कुल जैस्पर ही है। उसे पर हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि, बात करते करते याद आ गया। तो सूर्यकांत मणि कहते हैं। उसका भी श्रीयंत्र बना रखे उन्होंने, है ना। तो मतलब सब चीजों के बना के रखते। और स्फटिक के तो देवी देवता क्या, शिवलिंग क्या, पता नहीं क्या क्या सब बेच मारा। एक बार जमाना आया था पारद शिवलिंग का, है ना। वो बड़े नकली पारद शिवलिंग बने, बड़े नकली पारद शिवलिंग, उसमें रांगा मिला के और उल्टा सीधा
सब पारा कहाँ से, और वो पहले 100 रुपए के 10 ग्राम पता नहीं कैसे कैसे देते थे, 2 रुपए के ग्राम प्रति पीछे से आता था माल। तो हमने तो 8-10 साल पहले इन चीजों से सबसे मुक्ति पा ली। ना रुद्राक्ष बेचे, ना ज्योतिर्लिंग बेचे, ना और बेचे भाई, कोई चक्कर में सब नकली पकली माल है ये, मैं इनके चक्करों में नहीं पड़ा। सर बेस्ट इज मंत्र जाप। बेस्ट इज ए मंत्र जाप, मैं भी यही मानता हूँ। बेस्ट इज ए मंत्र जाप और दान सबसे बढ़िया है। दान भी ठीक है सर, ठीक है। दान बहुत अच्छा, दान से आत्मा का बल बढ़ता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दान तो अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना जिसका जो ग्रह ज्यादा स्ट्रांग है वो दान नहीं करना चाहिए। हाँ वो एक अलग बात है। तो एक ही तो स्ट्रांग होगा, सारे थोड़ी होंगे। हाँ, जैसे बाकी क्या कर लो। नहीं बाकी तो कर, जैसे जुपिटर स्ट्रांग है तो उसका ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, दान तो करना पड़ेगा ना। ना जरूरी नहीं है, वो कभी चर्चा चलेगी जब भी बात करेंगे जी। सर एक चीज और पूछना, अभी हमारी क्लासेस खत्म तो नहीं हुई ना सर, अभी की हो गई? आप बताओ तो खत्म कर दें, आप बताओ तो चला दें। खत्म करने के लिए भी तैयार रहता हूँ मैं, चालू करने के लिए भी तैयार रहता हूँ। अमृता जी अभी कहाँ चलने से वही चलने नहीं मिलाई अभी तो 20 क्लासेस ऊपर हो चुकी हैं। हाँ सर, अभी तो मैं चलाने के मूड में हूँ। गुरुजी जैसे हेलो गुरुजी, आज्ञापाल की भी शादी करानी कि नहीं करानी आप लोगों ने आज्ञापाल बुलाना पड़ेगा, देख लो पंजाब पहुंच जाएंगे। जरूर सर, कब आएंगे आज्ञापाल की शादी में सर? सबको बुलाएंगे सर, आपके साथ ही जुड़े हुए हैं हम। सर आज्ञापाल जी की फोटो नहीं देखी हमने आज तक। नहीं देख चुकी। आज्ञापाल गौतम बुद्ध लगा रखे। आज्ञापाल जी दिखा दे मेरा वीर। आ गए। सर इसी चीज को मुझे पूछना था एक्चुअली, जो सिंगल होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, गर्ल और बॉय, कैसे हम कुंडली से पता करते हैं? मैं समझा नहीं, क्या फिर से बोलना क्वेश्चन? क्या सिंगल बॉय जिसकी शादी नहीं हो पाती, जैसे सिंगल होते हैं जो आइदर ही इज अ बॉय और अ गर्ल, मतलब ताउम्र कुंवारे रह जाते हैं। हाँ सारे कुंवारे रहते हैं। हाँ जी, जैसे बहुत से हैं जो आजकल शादी नहीं करा रहे हैं या नहीं होती उनकी, नहीं करा तो रहे हैं परंतु हो नहीं रही है उनकी, आप ये कहो। हाँ जी, प्रयास कोई कराना भी नहीं चाहते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनके माइंड की ब्लॉकेज है। माइंड भी ब्लॉक रहते हैं ना, ये ब्लॉकेज ऑफ माइंड है कि जो कहते हैं हम नहीं कराएंगे। नहीं कराओगे कौन भाई तुम्हारी आरती उतारेगा? कोई नहीं मनाता किसी को आजकल, सिवाय माँ बाप के। वो कहते चलो घर बच जाए, मूर्ख आदमी इसका बसा लो। जिद्दी आदमी भी है, ये ऐसे अक्सर जिद्दी लोग होते हैं सर। तो सर पूरी उम्र जो शादी नहीं होती तो फिर उसका क्या, यही अपनी जिद की वजह से? कोई विशेष ग्रह? दो वजहों से, जिद की वजह से और बेवकूफी की वजह से। अच्छा, तो यानी लग्नेश की समस्या है बस? लग्नेश की समस्या नहीं कह, हाँ लग्नेश की भी है। लग्नेश तो अपने आप में बड़ा रोल अदा करता ही है। वो तो शादी करवाते हैं। और इसके अलावा भी कोई रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो हम कुंडली से देख सकते हैं मतलब। हाँ बिल्कुल कुंडली से देख सकते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो अच्छे नहीं होते फॉर मैरिज लाइफ। अच्छा, देखिए जब तक रियल संन्यास जन्म ना लेना आपके अंदर से, तब तक शादी से दूर नहीं भागना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद का एक स्पिरिचुअल कुंडली है, अगर आप उनको देखेंगे तो उनके अंदर का संन्यास एक रियल संन्यास है। छोटी एज में उनकी डेथ हो गई थी, परंतु एक रियल सन्यासी की तरह उभर के आए। तो उनका तेज कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त तेज था। और जो आजकल नहीं करा रहे हैं ना शादियां, वो मूर्ख हैं। और क्यों नहीं करा रहे हैं आप जान के हैरान होंगे। उनको ये ऐसी पत्नी चाहिए कि जितने आकाश में तारे, इतने गुण चाहिए। संभव नहीं है। बहुत ज्यादा। इतनी सुंदर होनी चाहिए ऐश्वर्या राय जैसी। बंदी जो है इंटेलिजेंट इतनी होनी चाहिए कि कंप्यूटर जैसा उसका दिमाग चलता हो। जो है सेवा भाव इतना हो कि मैं पूछो मत। और सम्मान इतना करे जैसे सीता जी राम का करती थी। चरित्र उसका जो है एकदम सती सावित्री की तरह होना चाहिए कि जो है यमराज ले जाए तो वापस लौटाया आए। तो बहुत सारे उसके एक्सपेक्टेशन है जो वो पहली दूसरी मुलाकात में कैंसिल लगा के आ जाता है। फिर कहता है मैं घर आके कहता है मैंने शादी ही नहीं करनी।
जैसे वो जिद करने से माँ बाप ला के दे देंगे, पहले बचपन में उनके जैसे बच्चा रोता है तो माँ बाप खिलौना ला के दे देते थे, वो सोचता है ऐसे ही खिलौने की तरह कोई लड़की ला के दे देंगे। फिर उम्र बढ़ती रहती है, एक टाइम आता है सारे गायब होने लग जाते हैं, फिर वो अंकल जी कहलाने लग जाते हैं, फिर वैसे समस्या खड़ी हो जाती है। ये चीज है। तो देखिए नखरे किसी के भी नहीं चलते इस संसार में। सलमान खान की नहीं हुई ना शादी, लग्नेश उच्च का बेटा है? तो नखरों में क्या होता है? आज कितना हो गया, 45-50 साल से तो ऊपर हो गया होगा, 52 साल 55। आप बताओ 52 है? कभी जब रिश्ते आते होंगे, अब तो उनकी भी लड़कियां हो गई होंगी शादी लायक। बिल्कुल। तो वो चीजें, नखरे तो बड़े बड़ों के नहीं चलते भाई इस संसार में, वो तो झुक करके काम करना पड़ता है। सर ये लिव इन रिलेशन किस तरह से निकाला जाता है? जो लिव इन में रहते हैं लोग आजकल, वो किस तरह से पता चलता है? लिव इन रिलेशंस के लिए राहु बड़ा जिम्मेदार है। राहु जो है, पहली बात तो लिव इन रिलेशनशिप वैसे ही मैं इसका नैतिकता के रूप से खराब मानता हूँ। जब तक आप किसी को बंधन में नहीं बांधोगे, जब तक उसकी म्याद ज्यादा लंबी नहीं होती। आप कभी है ना बिना कागज पत्तर के ऊपर पार्टनरशिप करके देखो, 3 या 4 महीने में टूट जाएगी, ज्यादा नहीं चलेगी। ठीक कह रहे सर, नहीं चलेगी। नहीं टूटेगी क्यों? क्योंकि दोनों आजाद है ना। अब फंस जाता है वो जो पैसे लगा बैठता है, रोता हुआ है बाद में। जैसे परमानेंट नौकरी, टेम्परेरी नौकरी। जैसे पति पत्नी में से अगर दोनों खराटे लें तो सुखी कौन? जो पहले सो जाएगा वो सुखी। जिसको नींद नहीं आएगी वो सारी रात बैठा रहेगा, देखा रहेगा ये क्या हो रहा है? अच्छा, खराटे लेने वाले को कभी नहीं समझ में आते, उसको लगता है कि मैं खराटे नहीं लेता, दूसरा लेता है। ठीक है सर। दोनों जल्दी सोने की कोशिश करते हैं, जो सो गया वो सुखी है। नहीं तो फिर पति अखबार पढ़ता रहता चलते चलते, अगर वाइफ जल्दी सो गई तो। चलिए सर, ये जो प्रश्न आप ताजिक कह रहे हैं, ये रमल शास्त्र तो नहीं है? नहीं, रमल अलग चीज होती है। रमल में बिंदु, प्रस्तार और रेखा ये बनता है। बिंदु, प्रस्तार और रेखा का कैलकुलेशन है, वो रमल है। ठीक है। रमल 2 प्रकार का होता है, एक तो बिंदु और रेखा का दिखाया जाता है उसके अंदर, दूसरा होता है पासे फेंकने वाला। और उन पासों से भी बिंदु, प्रस्तार और रेखा बनते हैं। 3 प्रकार के पासे होते हैं, एक में बिंदु होते हैं, एक में प्रस्तार होता है, एक में रेखा होती है। रेखा ऐसे नहीं, उन रेखाओं का और इनका कैलकुलेशन है। पर उसमें दिक्कत यही है कि एक समय में एक ही पर्सन का आंसर दिया जाता है। जो नहीं जानते वो रमल के चक्कर में, मतलब मार्केटिंग के चक्कर में कह देते हैं जितने मर्जी क्वेश्चन के आंसर ले सकते हो, पर ऐसा है नहीं। हाँ जी। तो सर, गायब होगी। सर एक बार आपने सरल साधु विधि का जिक्र किया था, बोले थे कि कभी बताएंगे क्या होता है। क्या होता है सर, थोड़ा सा 2 लाइन में झलक। साधु पद्धति में टाइमिंग्स निकाला जाता है हर भाव से। जैसे पहले भाव को 1 साल, दूसरे भाव को दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 12-12 का घुमाया जाता है। 12वें साल तक 12 कंप्लीट हो जाते हैं चक्कर। जब तो कहते हैं 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे का भविष्य दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो फर्स्ट साइकिल कंप्लीट ना कर ले 12 साल तक, तो उसकी कुंडली परिपक्व नहीं होती। 13वें साल में कुंडली परिपक्व हो जाती है। तो ऐसी पद्धति, अब मान लो दूसरा 14वां साल जब आया तो सेकंड भाव को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आप वहां पे जाइए, 15वें साल में तीसरा भाव, 16वें साल में चौथा भाव, 17वें साल में पंचम भाव। तो 16वां साल और 17वां साल ये प्रेम प्रसंग के साल कहलाते हैं। फिर आप चले जाइए 18वें पे, छठा है। 19वें साल में 7वां जागता है। इसलिए अक्सर लड़के लड़कियों में रिलेशनशिप 16वें साल में, 17वें साल में, फिर 19वें साल में, 20वें साल में शादी नहीं की जाती, खास करके लड़कियों की, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेट होता है। ठीक बात। क्योंकि वैधव्य से रिलेटेड है। अब 21वां साल बड़ा इंपॉर्टेंट, 9वां भाव शुरू हो गया, तो कहते हैं शादी कर दो लड़की की 21वें वर्ष में। अगर 21वें वर्ष में लड़की की शादी करते हैं तो पति सुख अच्छा मिलता है। 22वें साल में फिर उसको बेचारी को नौकरी रोजगार करने के लिए खुद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 23वां साल 11वां, फिर 24वें साल में फिर
शादी के लिए वो योग एक्टिवेट हो जाता है लड़की की कुंडली में 25वें में पहला, फिर पहला भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे ये चीजें देखी जाती है किस भाव में साइकिल चलती है। इसके कुछ और टेक्निक्स भी हैं, जो बहुत तरह तरह की टेक्निक इसमें गुरु की दृष्टि अलग अलग होती है, शनि की दृष्टियां अलग होती है। तो सर ये अलग विधि है कोई? हाँ, ये अलग विधि है। मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा क्योंकि उसमें गुरु की दृष्टि बदल जाती है। गुरु की दसम दृष्टि भी होती है उसमें, शनि की अलग दृष्टि होती है, तो वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग ले जाता है। तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग और फिर भूल जाओगे। शुरुआत में तो वो बहुत आसान लगती है, बड़ी फंटास्टिक है वैसे।